सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निष्कारी जो माजी में नाकामियों से दोचार होती रही है, आज बिलाखिर मरहलावार और शफाफ तरीके से ओपन ऑक्शन के जरिए निष्कारी का ये अमल पूरा हो गया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम, जिसमें फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ AKD ग्रुप शामिल था, 135 अरब रुपए की फाइनल बोली के बाद PIA के 75% शेयर्स खरीदने में कामयाब हो गए हैं। बोली देने वालों में 3 ग्रुप्स शामिल थे। पहला ग्रुप लकी सीमेंट, हब पावर, कोहार्ट सीमेंट और मेट्रो वेंचर्स पर मुश्तमिल था। दूसरा ग्रुप आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन, फातिमा फर्टिलाइजर, सिटी स्कूल, लेक सिटी होल्डिंग्स और AKD ग्रुप पर मुश्तमिल था। और तीसरा बिडर एयर ब्लू था, जो हुकूमती रेफरेंस प्राइस से कम बिडिंग देकर निष्कारी के अगले मरहले से ही बाहर हो गया था। अब वाज़ेह है कि हुकूमत की PIA को फरोख्त करने की दूसरी ऐसी कोशिश थी जिसमें मामला बोली लगाने तक पहुंचा है। पिछली बार सिर्फ एक बोली आई थी जो हुकूमत की मुकर्ररा कम अज कम कीमत से बहुत कम थी और इसीलिए वो निष्कारी नाकाम हो गई थी। इस हवाले से माजी में क्या कुछ होता रहा है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 में होने वाली नाकाम बिडिंग में 5 बिडर्स ने बैक ऑफ कर दिया था। सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी ने उस बिडिंग में हिस्सा लिया था और वो भी रस्मी तौर पर, जहां हुकूमती बेस लाइन बिड से कहीं नीचे यानी सिर्फ 10 अरब रुपए की बिड ऑफर की गई थी, जो रस्मी तौर पर इस बिडिंग के प्रोसेस को पूरा करने के लिए की गई थी। इस बारे में एक हैरानकुन बात और भी उस वक्त सामने आई थी और वो ये थी कि PIA की कीमत तमाम तर लायबिलिटीज के साथ एक इंटरनेशनल फर्म के मुताबिक सिर्फ $1 लगाई गई थी। इस बारे में ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर ने हमारी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए क्या कहा था, ये मुलाहिजा कीजिए। हमने साइरस एविएशन को अपना कंसल्टेंट हायर किया था। आयरलैंड से वो आए थे। आयरलैंड इज हब ऑफ एविएशन एंड ही इज अ टॉप पेड कंसल्टेंट। उसकी रिकमेंडेशन मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ही रिकमेंडेड कि PIA शुड बी बॉट इन $1 ऑन। अच्छा, तो $1 की जगह, यानी वो हमें कहा गया था कि 278 रुपए इसकी ऑफर लगाएं, उसकी जगह हमने 10 अरब रुपए की ऑफर इसलिए लगाई कि ना लोग PIA का मजाक उड़ाएं और ना हमारा मजाक उड़ाएं, वरना उसकी रिकमेंडेशन थी कि 278 रुपए में ये एयरलाइन खरीदी जाए। तो सिर्फ 13 महीने में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने $1 से 135 अरब रुपए तक का ये सफ़र मुकम्मल किया, बड़ी कामयाबी के साथ किया है। और आज PIA के 75% शेयर्स की फ़रोख्त बहुत ही शफाफ तरीके से पूरी की पूरी TV पर दिखाई गई। बिडिंग प्रोसेस पूरा TV पर जारी रहा। वहाँ पर कई हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद थे। चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने इस बिडिंग के प्रोसेस से पहले, बिड ओपन होने से पहले कुछ गुफ्तगू भी की और उन्होंने बिडिंग के तरीक़ेकार के बारे में कुछ क्लियरेंस भी दी। वो उनका क्या कहना था इस बारे में, जरा ये भी देखिए। गवर्नमेंट ने अप्रैल 2025 में इस वाली जो प्राइवेटाइजेशन है, जो राउंड, उसके लिए फैसला किया था कि 51 से 100% तक गवर्नमेंट PIA की डाइवेस्टमेंट करेगी। ये फ्लेक्सिबल इसलिए रखा गया था कि अप्रैल के अंदर हमें अंदाज़ा नहीं था कि बिडर्स की क्या डिमांड है। हमने अप्रैल के बाद तमाम बिडर्स से बहुत एक्टिवली इंगेज किया और जो 4 बिडर्स थे आज से पहले और एक बिडर फाइनल राउंड में नहीं आए, उनमें से 2 की डिमांड थी कि कम से कम वो 75% लेना चाहेंगे और 2 की डिमांड थी कि वो कम से कम 100% लेना चाहेंगे। तो आज की जो बिडिंग होगी वो 75% की है, लेकिन बिडर्स के पास ये राइट है कि अगले 90 दिनों में वो हमें ये बताएं कि अगर उन्हें 25% ख़रीदना है तो वो ख़रीद सकते हैं। तो अब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 75% शेयर्स के सौदे में चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन मोहम्मद अली ने बताया कि इस रकम का सिर्फ 7.5% हुकूमत के पास जाएगा और बाकी 92.5% PIA के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही री इन्वेस्ट हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे या हुकूमत अपने हाथ से इन्वेस्ट करेगी, इसकी भी क्लियरेंस 1-2 रोज़ में सामने आ जाएगी। अब इसकी क्या वजह है, उन्होंने ये क्यों कहा, ज़रा ये भी मुलाहिजा कीजिए। फिर मेहमान का आपसे तारुफ करवाते हैं, गुफ्तगू शुरू करेंगे। गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ PIA बेच देना और पैसे लेना नहीं था और ना ही है। गवर्नमेंट का मकसद था कि गवर्नमेंट को भी फेयर वैल्यू मिले और PIA में इतनी इन्वेस्टमेंट हो कि PIA को माजी की जो ग्लोरी डेज है वहाँ पे लेके जाया जा सके। लास्ट टाइम इस स्ट्रक्चर में 60% की बिडिंग थी और उसके अंदर 60% का 85% कंपनी में इन्वेस्ट हो रहा था, 15% गवर्नमेंट के पास आ रहा था। इस बार 75% की बिडिंग है, 92.5% कंपनी में जाएगा और 7.5% गवर्नमेंट के पास आएगा। तो 75% शेयर्स आरिफ हबीब कंसोर्शियम इस वक्त खरीदने में कामयाब हो गया है। इस 75% शेयर्स की जो बोली लगी वो 135 अरब रुपए की और इसमें से 92.5% ज़ाहिर री इन्वेस्ट होगा
PIA में ही और 7.5% हुकूमत के पास जाएगा। तो अब देखना है कि PIA दोबारा अपने पाँव पर कैसे खड़ी होती है, और ये ज़ाहिर एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फरीद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला, और आपका ग्रुप भी ज़ाहिर है कंसोर्शियम का हिस्सा था, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त ये ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, चूँकि एक तवील अरसे से प्राइवेटाइजेशन की कोशिश हो रही थी, जो अब बिलाखिर PIA की सूरत में हमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और वाकई काफ़ी अरसे के बाद एक ये साइजेबल डील प्राइवेटाइजेशन कमीशन करने में कामयाब हुआ है, और इसका क्रेडिट बहुत से लोगों को जाता है। मेरे ख्याल से मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन को बहुत जाता है। मज़ेदार डील थी, अच्छी थी, बहुत मेहनत हुई, बहुत कंसोर्शियम के अंदर आप उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस हुए, और आपने देखा कि बोली खुलने के बाद भी काफ़ी टफ नेल बाइटिंग कंपटीशन था टिल वेरी एंड। What it means to us and what it means to the winner and to the corporate world and to, because I think ये PIA को जो बोली जीतना, it is just start of the victory. विक्ट्री जब होगी जब इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन की रिवाइवल होगी, स्टेबिलिटी होगी और प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी दोबारा, और वो मुझे लगता है कि पॉसिबल होगी विद द पीपल। PIA के लोग, उसमें पायलट्स, उसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, उसमें क्रू, उसमें ग्राउंड स्टाफ, और सबसे बड़ा ट्रस्ट जो जीतना है वो पैसेंजर्स का है, जो ओवर द पीरियड थोड़े से लगता है कि PIA से थोड़े से खफा हैं और नाराज हैं। मेरा ख्याल से जो सारा ये जो अप टू द डेट ऑफ एक्चुअल ऑक्शन, PIA के स्टाफ ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, और इन्होंने अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से पेश किया, बॉडी लैंग्वेज वाइज भी, और हमारे जो बहुत सारे जो सवालात थे और डिस्कशंस थी। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड पाकिस्तान का बिल्कुल अब मेरे हिसाब से उसको खुश होना चाहिए, एंड इट इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द कंट्री, बिकॉज ये देखें कि जो अभी फर्दर स्लिपेज है, सबसे पहले लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपको मिल गया, आपको मुबारकबाद मिल रही है, हमारे लिए क्या? तो मैंने उससे कहा यार आप टैक्स पेयर हैं, तो उसने कहा यस। तो मैंने कहा सबसे बड़ा आपके लिए फ़ायदा और इत्मीनान की बात यह है कि जो नो मोर फर्दर स्लिपेज, आपका जो पैसा है वो SOEs की किसी भी वजह से वो ब्लीड कर रहे थे, तो वो ख़त्म होगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि जो ग्लोरी इस ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने देखी हुई है, उसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और हमारा सारा कंसोर्शियम लेड बाय आरिफ हबीब साहब और नसीम बेग साहब की बड़ी मेहनत थी, और उनकी जो स्टेडफास्टनेस थी टू स्टील एंड स्टीयर द ट्रांजैक्शन थ्रू, वो बहुत काम आई। और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि कैपिटल मार्केट्स ऑफ द कंट्री विल आल्सो, ये जो इंटेंशन थी आपके ग्रुप की, बड़ी हमें वो नज़र आ रही थी इस कंसोर्शियम की। नेक टू नेक जब मामला चल रहा था, लकी ग्रुप 25 करोड़ की बिड बढ़ाता था, तो यहाँ से 75 करोड़ या 1.5 अरब बढ़ाकर फिर नसीम बेग साहब उसको अनाउंस करते थे, तो पता चल रहा था कि हर हाल में इसमें कामयाबी हासिल करनी है। अब 75% शेयर्स की तो ये डील हो गई, अगले 25% शेयर्स खरीदने में भी आपका कंसोर्शियम इंटरेस्टेड होगा? जी डेफिनेटली होगा, और होना चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी इंटरेस्टेड। और आप देखें कि अभी तो 75 की आ गई है 135, तो टोटल की जो आ गई 180 बिलियन जैसी अच्छा साइजेबल अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो इस पे बहुत सारा काम करना है, इस तरह हमारे कंसोर्शियम ने कहा और आरिफ हबीब साहब ने कहा कि फर्स्ट स्टेज में हम एयरक्राफ्ट को कितना आगे तक बढ़ाएंगे, और सेकंड स्टेज में फर्स्ट में 32 से 35 और फिर 65 तक जाएंगे। आई थिंक दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉट मोर टू ऑफर। हाँ, शुरू के पीरियड जो है उसके अंदर थोड़ी मेहनत है, और इसकी प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और सबसे बड़ी बात यह है कि PIA का जो स्टाफ है, और लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस करंट चीफ एग्जीक्यूटिव हैज़ डन समथिंग वेल। उसने लास्ट 1 year or so has been good for the organization as well, और इसी चीज़ को with the able और talented जो staff है of PIA, उसके साथ मेरे ख्याल से हमारा कंसोर्शियम इसको आगे लेके जाएगा। और सबसे खूबसूरत जो मुझे बाहर से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं, खासतौर पर UK से, बिफोर कॉन्ग्रेचुलेटिंग, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि देखें पाकिस्तान का PIA ने हमसे अपने आप को दूर कर लिया था, हम PIA से दूर नहीं हुए। Meaning they are they're looking forward to increased air facilities,
बेटर सर्विसेज, बेटर एयरक्राफ्ट टू देम, और वो दोबारा PIA से सफर करने को तरजीह देंगे। रूट्स पाकिस्तान के PIA के पहले ही आपको पता है बहुत शानदार थे, बीच में प्रॉब्लम आई, आई वोंट नेम, जो हुआ सो हुआ। अब जो दोबारा से UK, USA और ये जो हमारे जो रूट्स हैं और इंशाल्लाह हमारी मैनेजमेंट जो कंसोर्शियम की, आई थिंक वी शुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टर्न अराउंड दिस कंपनी इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशनल कैरियर, जिस तरह मैं एक और हमसाय मुल्क की एग्जांपल देता हूँ, उसकी एयरलाइन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उसकी टूरिज्म को, उसके गवर्नमेंट के टैक्सेस को और उसके डायस्पोरा की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में। और PIA भी इंशाल्लाह ये सारा काम करने के लिए जिसका बेनिफिट ना सिर्फ जिनको ने लिया है उनको होगा, बट पूरे कॉर्पोरेट लोगों को, गवर्नमेंट को, एम्प्लॉइज को और पैसेंजर्स को। और अबव ऑल ये जो कॉन्फिडेंस आज शो किया है कंसोर्शियम के मेंबर्स ने, और इनफैक्ट जो हमारी दूसरी पार्टी जो हमारे कंसोर्शियम में हमसे जो बिड किया, जिनको हमने आउटबिड किया, उन सब लोगों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी में और इसकी आने वाले वक्त के अंदर जो इन्वेस्टमेंट को करने में एक तरगीब दी है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम को आगे बेहतर तरीके से ले जाने में ये ट्रांजैक्शन खासी मावन साबित होगी। और फैज साहब, ज़ाहिर है बड़ा स्ट्रॉन्ग आप लोगों का कंसोर्शियम था, उसमें सारा बहुत अच्छी शोहरत रखने वाले सारे बड़े बड़े नाम शामिल थे। अब मजीद 2 ग्रुप्स भी इस कंसोर्शियम में शामिल हो सकते हैं, इसकी इजाज़त है। तो आपके कंसोर्शियम में क्या और भी इस वक्त इन्वेस्टर्स दिलचस्पी रखते हैं, या माजी में जो बिडर्स थे जो आउट हो गए, क्या वो दोबारा से आने का इरादा रखते हैं, या आपके कंसोर्शियम को वो ज्वाइन करना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त इंटरेस्ट तो बहुत है। कल से हम जब यहाँ हैं बहुत सारे हैं, लेकिन ये कंसोर्शियम के लोग पे डिपेंड करेगा किसको वो साथ अपने मिलाते हैं और मिलाते भी हैं कि नहीं मिलाते। बट आई थिंक यहाँ तक आना एक काम था और यहाँ से आगे ले जाना वो एक स्ट्रगल है, और इनिशियल पीरियड में ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल है और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बेहतर होती जाएगी। बट आई थिंक आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक दिस शुड बी, ये कंसोर्शियम को चाहिए और मेंबर्स, और हम तो वन ऑफ द मेंबर्स हैं, विल टेक देयर डिसीजन विद ऑल द नॉलेज इन हैंड एंड सी के शुरू के दिनों में कैसी हमें पजीराई मिलती है अपने कॉमन अपने हमारे अलग दूसरे पाकिस्तानियों से, इसके ऊपर हमारी कैसे कैसे वो हमें फैसिलिटेट, सपोर्ट और क्या एक रोल क्रिएट होता है। तो अगर मुझसे पूछें तो मुझे तो जरूरत नहीं लगती किसी और को साथ मिलाने की। बट यस, अगर कंसोर्शियम समझे तो 100 बिस्मिल्लाह। ये 135 अरब का 92.5% यानी कोई 120-22 अरब जो PIA पर इन्वेस्ट करना है, उससे PIA में कितनी तब्दीली आएगी, ये फिर कहाँ पर इन्वेस्ट होगा, और कितनी नई शक्ल इससे PIA की निकल कर सामने आ सकती है? जो दीगर प्राइवेट एयरलाइंस हैं उनको बड़ा टफ इसका मतलब कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। जी, मेरा ख्याल से आप तो ट्रैवल करते हैं, हम लोग भी जब ट्रैवल करते हैं तो जिस रेट पे हमें जिस टिकट्स मिलते हैं वो एक बताती है फिगर हमें कि पाकिस्तान में एयरलाइन के अंदर कितना बड़ा इस वक्त गैप क्रिएट हो चुका है। और आई थिंक अभी तो 10, 15, 20, 25 जहाज तो डोमेस्टिक ही खपत पूरी नहीं कर पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान को चाहिए ये, और PIA को भी और बाकी एयरलाइंस को भी फॉर दैट मैटर, कि अपने आप को ये जो बाहर की डेस्टिनेशंस हैं, इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस पे अपने आप को दोबारा से उस्तवार करें, और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस में कमाई भी ज़्यादा है, और हमारा ये शेयर बाकी बहुत सारी हमसाये मुल्कों की ऑर्गेनाइजेशंस ले गई हैं, वो हमें अपने वापस लाना है रेसिप्रोसिटी बेसिस पे। और आपको पता है मिडिल ईस्ट में हमारा जो एक बहुत बड़ी आई मीन लेबर क्लास है, या जो हमारे जाते हैं लेबरर्स, उनको इकोनॉमी चाहिए, उनको खर्चा बचाना है, और UK, USA में आपको उनको देनी है फैसिलिटीज, और जो खूबसूरती और उसको मेहमान नवाजी जो PIA की मशहूर थी वो वापस लानी है इंशाल्लाह। तो फैज़ा, आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में PIA के जो शेयर्स थे, जब ये बिडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ था, वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर गए। तो अब ये शेयर्स मजीद भी आने वाले दिनों में इस प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ऊपर जाएंगे, और जो कंसोर्शियम के मेंबर्स हैं, जो उनके अपने ग्रुप्स हैं, उन लोगों के भी फिर ये शेयर्स ऊपर जा सकते हैं। एक स्टेबिलिटी, एक ग्रोथ हम देख सकते हैं, ख़ासतौर पर ये इन ग्रुप मेंबर्स के शेयर्स में और फिर PIA के अपने शेयर्स में। जी, अच्छा सवाल है आपका। देखें, जो PIA हमने खरीदा है, दिस इज नॉट अ लिस्टेड एंटिटी, आपको पता है।
ये एक होल्डको है और एक PIA B शेयर्स हैं। तो जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जाएगा, तो लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ समझ रहे थे या समझ रहे हैं कि जो लिस्टेड कंपनी है वो बिकी है। दैट इज नॉट द केस। इसके तो प्रोसीड्स ही उसमें जाएंगे, उसमें एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज भी है। बट आई थिंक जो लिस्टेड ऑलरेडी लिस्टेड शेयर है PIA का, उसका डायरेक्ट ताल्लुक आज की बोली से नहीं है, बिकॉज दैट्स अ सेपरेट एंटिटी दैट वी बॉट टुडे। इसके अंदर एविएशन है सिर्फ, और में जो रूजवेल्ट और वो बाकी चीजें हैं वो अलग हैं, वो एसेट्स से कार्व आउट हो चुके हैं काफी अरसे से। सही। तो ये जो आगे 25% की डील होगी, फिर वो उसमें भी वो नहीं शामिल होंगे, और ये इसी का बकिया 25%। फिर आप या जो भी उसमें कंसोर्शियम कामयाब होता है वो उसको वो सिर्फ 25% एविएशन का ही मिलेगा। जी नहीं, कंसोर्शियम तो हमारा कामयाब हो गया। इस कंसोर्शियम ने आगे ऑप्शन है इसके पास 25% लेने की, उसमें भी टाइम पीरियड है पूरा। तो उसमें दोबारा से नहीं है, उसी रेट पे है, 25% का टाइम है कि हम लें, और आगे किसको दें वो 2 को एज पर लॉ दे सकते हैं मैक्सिमम, और वो भी उसकी अप्रूवल PC देगा, तो जाहिर है वो उसके फिट एंड प्रॉपर टेस्ट और व्हाटएवर होता है वो करके देगा। सो आई थिंक हमें पूरा ले लेना चाहिए, और आई डोंट सी गोइंग बाय द स्टैंडिंग ऑफ द कंसोर्शियम मेंबर्स, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई फाइनेंशियली खास तौर पे कि हम किसी और को साथ मिलाएं। बट ऑब्वियसली दैट विल बी द डिसीजन बाय द कंसोर्शियम मेंबर्स, जब उनको लगेगा कि अगर कोई बेहतरी आ सकती है कंसोर्शियम में लोगों को या किसी ऐसे इदारे को ऐड करने की जिससे सबको यानी इस कॉज को फायदा हो सके। सही। यानी फैज साहब बस 1-2 छोटे सवाल, और कि इसका मतलब हुकूमत के पास अब उस 25% की अथॉरिटी नहीं है, वो अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम के पास अब शिफ्ट हो चुकी है, और अब आपके डिसीजन पर है कि आप उसका क्या फैसला करते हैं, ऐसे? जी सही। तो अब इसका मतलब अभी फौरी तौर पे आप लोगों ने अभी आप फैसला नहीं किया है, अभी आगे डिसाइड होगा, जो 90 दिन का टाइम है कि उसमें फिर ये 25% शेयर्स आपने खरीदने हैं या फिर किसी और को हैंड ओवर करने हैं? जी हाँ, इस पर टाइम है हमारे पास, उस वक्त फैसला करेंगे, और उस वक्त फिर आपको और सारे मीडिया को बहुत बहुत शुक्रिया फरीद आलम साहब, CEO AKD सिक्योरिटीज़। हमारे साथ गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखना ये है कि बकिया 25% शेयर्स को ख़रीदने में कितनी तेज़ी का मुज़ाहरा किया जाता है और कब तक ये अमल 100% के साथ मुकम्मल हो पाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी इस बारे में कुछ मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, AKD सिक्योरिटीज़ के CEO, और उन्होंने कहा कि 75% शेयर्स ज़ाहिर है उनके इस कंसोर्शियम ने ख़रीद लिया, बकिया 25% भी वो ख़रीदना चाहते हैं, और किसी कंसोर्शियम में किसी और ग्रुप को या किसी दीगर कंसोर्शियम के पार्ट को ख़रीदने शामिल करने की कोई ख़ास ज़रूरत उन्होंने कहा कि उनकी नज़र में तो नहीं है। बहरहाल फ़ैसला पूरे कंसोर्शियम ने मिलकर करना है, तो अब देखें कि आगे कोई और भी शामिल हो पाता है या नहीं। विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि CEO हैं स्काई विंग्स एविएशन के। बहुत शुक्रिया आसिम नवाज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब PIA के मामलात को आप माजी में बड़ा करीब से देखते रहे हैं, कई 100 अरब का इसने नुकसान किया, खसारा किया, बिल आखिर कई सालों की कोशिश के बाद अब ये 75% शेयर्स हुकूमत प्राइवेटाइज करने में कामयाब हो गई है। कितनी बड़ी ये अचीवमेंट है हुकूमत की और कितनी ताख़ीर से ये कामयाबी मिली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि जो एयरलाइन लॉस में जाती रही है, ये हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से लॉस में जाती रही है। और फिर एक किसी मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी जनाब अवान साहब की, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बैन भी लग गए। अभी 5 साल तक ये PIA बैन पे रही है, इसको यूरोपियन रूट सारे बंद थे, कनाडा की कोई फ्लाइट नहीं हो रही थी, तो डेफिनेटली PIA लॉस में जा रही थी, बिकॉज हमने लोगों को तो नहीं निकाला, एम्प्लॉइज तो वैसे के वैसे बैठे रहे, तो एयरलाइन वाज इन द लॉस। अभी 5 साल के बाद जब CA पाकिस्तान और उस PIA के ऊपर से जो सेफ्टी ऑडिट है वो पास हो गया और बैन उतर गए, अब इस एयरलाइन को बेचना वैसे एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि एक कौमी एयरलाइन थी और इसको अपनी हुकूमत ही चलाती। क्योंकि अब अभी ये बिक गई है, तो इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। वो ये हैं कि जो लोग यहाँ से प्राइवेटली आके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डेफिनेटली वो फिर हर बंदे को मेरिट पे लेंगे, वो फिर अपनी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पैसा एट स्टेक अगर वो मेहनत नहीं करेंगे। तो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक और मेरे असेसमेंट के मुताबिक PIA विल बी इन दी प्रॉफिट,
और वो जो भी खरीदार है उनको इसमें काफी फायदा होगा और एयरलाइन एक नेशनल कैरियर के तौर पे चलती रहेगी, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का 25% हिस्सा तो है अभी भी, तो ये इट विल रिमेन अ नेशनल कैरियर। लेकिन ये जो अभी इसके ऊपर बैड पैच आया, उस बैड पैच से निकल के ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छी एयरलाइन होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो मालकान है जो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मेरिट पे लोगों को लेके आएंगे, अच्छी मैनेजमेंट रखेंगे, अच्छे जहाज लेके आएंगे और उनको डेली डे टू डे इंशाल्लाह प्रॉफिट ही होगा। तो ये गवर्नमेंट की इसको कामयाबी भी कह सकते हैं और नाकामी भी कह सकते हैं। नाकामी इस लिहाज से कि ये टाइम नहीं था इसको बेचने का, क्योंकि आपके ऊपर से बैन सारे उतर चुके हैं और अभी आप इंटरनेशनल रूट पे जब चलाएंगे तो इसी लाइन में प्रॉफिटेबल हो जाना है। और पहले बीच में बुरे वक्त में भी ये प्रॉफिटेबल रही है कुछ चेयरमैन के टेन्योर में, तो अभी ये प्रॉफिटेबल हो सकती थी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी इसको मकसद निजकारी के हवाले कर दिया है, तो आई एम श्योर कि जो कंपनियां ऑलरेडी वो मकसद बड़ी अर्निंग वाली कंपनियां हैं, तो वो जब इसको खरीदेगी तो डेफिनेटली इसमें प्रॉफिट भी होगा, एयरलाइन कामयाबी से चलेगी और हमारा दोबारा नाम रोशन होगा इस एयरलाइन का। तो ये मेरी अपनी असेसमेंट है। आसिम साहब, अभी ज़ाहिर है 75% शेयर्स इस वक्त ये फरोख्त किए गए हैं, 25% शेयर्स मजीद भी वो अब ये जो खरीदार हैं उन पर डिपेंड करता है, उनके पास 90 दिन का टाइम है, वो दिलचस्पी जाहिर करते हैं तो वो मजीद 25% शेयर्स भी हुकूमत बेचने को तैयार है। तो ये एक बड़ा अच्छा अमल है कि अगर प्राइवेटाइजेशन हुकूमत कर रही है तो 100% शेयर्स कंपनी के फरोख्त करिए ताकि वो खुद स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद ना हो और वो कॉम्प्लिकेशंस जो फिर दूसरे इदारों में हमें फेस करने को मिलती हैं वो कम से कम यहाँ PIA वाले मामले में ना हो। अगर गवर्नमेंट वो 25% शेयर भी फ्लोट कर देती है और वो बिक जाते हैं तो ये एयरलाइन और कामयाब तरीके से चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो है ना ब्यूरोक्रेसी और उसके बाद हुकूमती अदारों का इसके अंदर जो इंटरफेरेंस है ना वही अफसोस भी वही इस एयरलाइन की नाकामी की वजह थी। अभी जब उसकी इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी और जो स्टेक होल्डर है वो इस पे बैठे होंगे, डेफिनेटली उसकी मैनेजमेंट को ठीक करेंगे, अच्छे जहाज लेके आएंगे और ये एयरलाइन पे चलेगी। तो 100% अगर शेयर बिकते तो वो ज्यादा बेहतर है इस मुल्क के लिए और इस एयरलाइन के लिए, क्योंकि हमारा नेशनल कैरियर है, डेफिनेट नाम PIA ही रहेगा और चलती भी रहेगी। और जो स्टेक होल्डर है वो मिल के जब इसको चलाएंगे, उनका डेफिनेटली एक टीम होगी, तो वो अच्छे प्रोफेशनल ला के इस एयरलाइन को चलाएंगे और हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, मिस मैनेजमेंट भी नहीं होगी, पिल फ्रिज भी नहीं होगी और एयरक्राफ्ट वर्सेस एम्प्लॉइज वो भी एक लेवल पे आ जाएंगे जितने चाहिए होते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। जो एक रेट चल रहा है कि पर एयरक्राफ्ट कितने एम्प्लॉइज होनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, ज्यादा बंदों की जरूरत नहीं होती, सारा काम तो आजकल इंटरनेट पे हो रहा है, तो जो एम्प्लॉय का बोझ भी कम हो जाएगा और एयरलाइन भी चलेगी और प्रॉफिटेबल भी होगी। पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम भी इंशाल्लाह दोबारा रोशन होगा जो इसका आज से कई 2-3 दहाइयों पहले था। तो आसिम आप कह रहे हैं कि ज़ाहिर प्रोफेशनल लोग आएंगे तो बेहतर तरीके से एयरलाइन चलेगी। मुतल्लिका तजुर्बा जो होता है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, ये कितना मैटर करता है? चूँकि एक बिडर के तौर पर एयर ब्लू भी मौजूद थी, वो ज़ाहिर है एक एयरलाइन है, उनका एविएशन का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो लेकिन जो बिड उन्होंने लगाई तो ऐसा लगा शायद उनकी दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बिड जो कि रेफरेंस प्राइस से कोई 74-75 अरब दूर थी। तो क्या समझते हैं आपके कोई भी बड़ा ग्रुप जिसके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एयरलाइन रन कर सकता है या फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी मैटर करता है? रेलेवेंट एक्सपीरियंस देखो, एयर ब्लू के मालिक का क्या एक्सपीरियंस होता है, ये इसमें प्रोफेशनल बैठे होते हैं, जो भी ये एयरलाइन जो खरीदे, कोई ग्रुप भी इसको ले जाए, उसके पास पैसा होना चाहिए और उन्होंने मैनेजमेंट तो अपनी प्रोफेशनल को लेना है। पाकिस्तान के अंदर बड़े अच्छे प्रोफेशनल बैठे हैं, आप जब उनकी टीम बनाएंगे तो एयरलाइन को प्रोफेशनल रन करता तो मालिक नहीं रन करता, मालिक की सिर्फ डिसीजन मेकिंग होती है, बाकी उसकी ऑपरेशंस होगी, उसकी इंजीनियरिंग होगी, उसकी मैनेजमेंट होगी, उसके रूट प्लानिंग होगी, ये सारी काम तो प्रोफेशनल करते हैं। तो जिस बंदे ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इतना पैसा, अरबों रुपया, डेफिनेटली वो इंश्योर करेगा कि उसके पास अच्छे प्रोफेशनल होंगे। देखो अरब को हमारे से ज्यादा अक्लमंद नहीं है, उनकी एयरलाइन दुनिया में कहाँ की कहाँ पहुंच गई, इसलिए कि उन्होंने प्रोफेशनल रखे हुए हैं। और ये जो भी खरीदार है उनको भी यही काम करना पड़ेगा कि दुनिया से अच्छे प्रोफेशनल लाके और अपने पाकिस्तान से प्रोफेशनल को लाके, देखो छोटी छोटी कंपनियां लोग चला रहे हैं, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा हो या बड़ा हो, असल चीज तो मैनेजमेंट होती है, उसका CEO कौन है, उसका चेयरमैन कौन है और उसके पास जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट है उसको कैसे लोग रन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिसका पैसा है उसी का स्टेक है और वही फिर अपनी मर्जी से अच्छे बंदे लेके आएगा और इंशाल्लाह ये फिर एयरलाइन चलेगी। बंदों के अलावा जो इस वक्त तैयारे हैं या जो सर्विसेज हैं उनका जो मयार है उस पर फौरी तौर पर क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे, कैसे उस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा? चूँकि ये जो इस वक्त प्राइवेट पहले से एविएशन कंपनीज काम कर रही हैं, एयरलाइंस मौजूद हैं, उनके मुकाबले में अगर PIA को लेकर आना है तो फौरी तौर पर क्या क्या इक़दाम लेने पड़ेंगे?
देखो जी, सबसे पहली बात जो आपके पास तैयारे इस वक्त उड़ रहे हैं, आपने उनको एयर वर्दी करना है। उसके लिए अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब आप पे करेंगे तो आपके जहाज भी रिपेयर हो जाएंगे, आपके जहाज भी एयर वर्दी हो जाएंगे, फिर उड़ेंगे भी सही। उसके बाद मैनेजमेंट आपके पास ऑलरेडी आपने अच्छी लेके आनी है। तो ये कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो पीआई के पास बहुत है। एशिया का सबसे बड़ा इस्फानी हैंगर है हमारे पास, वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर चिड़ियों ने घोंसले बनाए हुए हैं। वही हैंगर सारे रेनोवेट हो जाएंगे, उसी अंदर जहाज खड़े होंगे, फिर जहाजों की वहां मेंटेनेंस हो रही होगी, और बाहर से पार्ट्स आएंगे। तो एक दफा जहाज जब उड़ता है तो वो जब उड़ रहा होता है तो वो पैसे कमा रहा होता है। जब पैसे कमा रहा होता है, अगर पैसे में पिल्फेज नहीं है, वेस्टेज नहीं हो रही, तो वो जहाज मेंटेन भी होंगे और जहाज उड़ेंगे भी, और इंशाल्लाह वो कंपनियां प्रॉफिट भी कमाएंगी और मुल्क को भी इससे फायदा होगा और एम्प्लॉइज को बड़ा फायदा होगा। जब आपके पास एयरलाइन एक्सपेंड करेगी तो यू विल रिक्वायर मोर पीपल। तो जो बंदे आ रही प्रोफेशनल पाकिस्तान में जॉबलेस बैठे, वो सारे जॉब पे आ जाएंगे जो एविएशन से रिलेटेड है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विंग कमांडर रिटायर्ड आसिम नवाज साहब। मैं थे गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने नेट मीटरिंग पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए सोलर सार्फिन के लिए बिजली की खरीदारी की कीमत नुमायां तौर पर कम कर दी है। पहले जो कस्टमर्स इजाफी बिजली कौमी ग्रिड को देते थे, उन्हें तकरीबन 26 रुपये फ़ी यूनिट मिला करते थे। अब ये रेट कम होकर 11 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर कर दिए गए। इस तब्दीली के बाद नेट मीटरिंग की जगह नेट बिलिंग निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। अब इस निज़ाम में क्या होगा? इसमें ग्रिड से ली गई बिजली पूरी सरकारी कीमत और महंगे टैरिफ रेट पर ख़रीदी जाएगी और अपनी इजाफी बिजली एक कम मुकर्रर कीमत पर कंज्यूमर्स को बेचने पर मजबूर होंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में सोलर सिस्टम्स बहुत तेज़ी से लग रहे थे। इसके नतीजे में बिजली की फ़रोख्त कम हुई, जबकि पावर प्लांट्स को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स बदस्तूर बढ़ती जा रही थीं और वो एक बोझ की सूरत में मौजूद थीं। अब इस बोझ का ज़्यादा हिस्सा उन सार्फिन पर पड़ रहा था जिनके पास सोलर नहीं था। इसलिए हुकूमत के मुताबिक पुरानी पॉलिसी को जारी रखना मुमकिन ही नहीं था। एक और बड़ी तब्दीली अब यह है कि अब 25 किलोवाट तक के तमाम सोलर सिस्टम्स के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना भी लाजमी होगा। पहले घरेलू और छोटे कारोबारी कंज्यूमर्स को इससे एग्जम्पशन हासिल थी, लेकिन अब ये रियायत ख़त्म की जा रही है। अब इस सूरत में ये अब दरख्वास्त के साथ फ़ीस जो कि 50,000 रुपये से 2 लाख तक हो सकती है, इसकी अदायगी के साथ टेक्निकी स्क्रूटिंग और मंजूरी के मराहिल भी शामिल होंगे। और इस पॉलिसी का सबसे ज़्यादा असर ज़ाहिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ छोटे कारोबारों और सोलर इंस्टॉलर्स पर पड़ सकता है। बहुत सी फैक्ट्रीज़ पहले महंगी बिजली से बचने के लिए सोलर पर मुंतकिल हो जाया करती थी और बड़ा आसान होता था, लेकिन अब कम बाईबैक रेट के बाइस उनकी बचत कम होगी और लागत में इजाफा होगा, जो बराह रास्त एक्सपोर्ट्स पर असर डालेगी। लाइसेंस की पाबंदी के साथ छोटे सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन के कारोबार करने वालों के लिए भी हालात खासे मुश्किल हो जाएंगे। पहले चंद हफ्तों में सिस्टम लग जाता था, अब महीनों भी लग सकते हैं। इस तरह इजाफी कागजी कार्रवाई और अखराजात छोटे कारोबार के लिए ख़तरा बन सकती है। अब इसके बावजूद हुकूमत का मानना है कि आम घरेलू सार्फिन पर इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान में सोलर एनर्जी की रफ्तार सुस्त कर सकता है। और इसके बरक्स ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक में हुकूमतें सोलर को मज़ीद फ़रोग़ दे रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अब तवज्जो ग्रिड के माली इस्तेहकाम पर है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ऐसा निज़ाम जो न सिर्फ महंगी बिजली दे और साथ ही मुल्क की तवानाई की ज़रूरत को पूरा भी ना कर सके, क्या ऐसे किसी निज़ाम को गले लगाए रखना ज़रूरी है, जहाँ दूसरी तरफ सोलर जैसी सस्ती बिजली का निज़ाम जो मुतबादिल के तौर पर मौजूद हो, उसकी राह में रुकावटें डालना क्या इतना ही ज़रूरी है? ये जो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त एनर्जी सेक्टर में मौजूद है, इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद साहब हेड ऑफ रिसर्च हैं, SDPI के एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये किस तरह की इस वक्त पॉलिसी सामने आ रही हैं जो सोलर इंडस्ट्री के लिए तो खासी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, ये नेट मीटरिंग वाला इशू हो या फिर ये जो नई फीस और लाइसेंस और इतनी रुकावटें अगर आपको बड़े लेवल पर सोलर इंस्टॉल करना है तो? जी देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत अब डिसइंसेंटिवाइज कर रही है सोलर पैनल्स को और ये मान रही है कि जो ग्रिड के स्ट्रक्चरल मसाइल है, जो आपके कैपेसिटी पेमेंट्स का इशू है, जो आपके कैपेसिटी ट्रैप का इशू है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कैपेसिटी लगा ली है, अब उसके कैपेसिटी चार्जेस पे करना शुरू करें। हुकूमत के पास कोई जामे प्लान नहीं है जिसके थ्रू इस चीज़ को सॉल्व किया जा सके। तो बजाय इसके कि आप स्ट्रक्चरल इश्यूज को सॉल्व करें, कैपेसिटी पेमेंट्स को कम करने की कोशिश करें, हम जो है आसान टारगेट ढूंढ लिया है कि आप नेट मीटरिंग पे उसका इल्ज़ाम लगाएं और उसको जो है वो
डिस्करेज करने की बात करें। अब ये जो नेट बिलिंग का मामला है, ये जो बायबैक रेट्स कम करने का मसला है, इससे हुकूमत क्या चाह रही है कि लोग ग्रिड की बिजली इस्तेमाल करते रहेंगे, कैपेसिटी चार्जेस पर कैपिटा टर्म्स में क्या कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। वो अगर आप किसी कंज्यूमर को ये कह रहे हैं कि वो सस्ती बिजली बेच के महंगी बिजली खरीदे ग्रिड से शाम में, तो वो उसके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल ऑप्शन ये होगा कि वो बजाय इसके कि वो शाम को नेशनल ग्रिड से महंगी बिजली खरीदे, वो बैटरी में इन्वेस्ट करके, क्योंकि बैटरी की प्राइसेस नीचे आ रही है, वो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो जाएगा और जो रात को आपकी डिमांड जनरेट होती थी वो भी नहीं होगी और ग्रिड की डिमांड अगेन एब्सोल्यूट टर्म्स में होलिस्टिकली और कम हो जाएगी। तो हुकूमत को थोड़ा सा देखना है कि सिर्फ फिस्ट फाइटिंग मोड में कोई शॉर्ट टर्म डिसीजन लेके लॉन्ग टर्म की जो वायबिलिटी है उसको खराब ना करे। पाकिस्तान ने अभी इकोनॉमिकली ग्रो करना है, हमारा इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बड़ा कम है। अगर हम 8-9% से ग्रो करते हैं और इंशाल्लाह जरूर करेगा, उस टाइम पे पाकिस्तान में अगेन से दोबारा से बिजली की शॉर्टेज हो जाएगी। तो फिर किस तरह से आप दोबारा से क्या पॉलिसी को चेंज करे होंगे? तो इसको लगने दें, सोलर पैनल्स को आप अपनी इंडस्ट्री के लिए पैकेजेस इस तरह से लेके आए, जैसा हमने देखा भी है कि इंडस्ट्री को इनकरेज किया जा रहा है कि वो नेशनल ग्रिड की बिजली ले। पाकिस्तान में अगर आप स्टेटिस्टिक्स को देखते हैं तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का रेशियो हाई है, इंडस्ट्री का रेशियो कम है। तो आप रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स को सोलर पे शिफ्ट करें और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ग्रिड पे शिफ्ट करें, ये मेरे ख्याल से एक वायबल पॉलिसी होगी। और इसमें जो डॉक्टर साहब जो रेट्स का एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस, जो 26-27 रुपये से डायरेक्ट 11 रुपये, वो 50% से भी ज़्यादा का इस वक्त एक रेशो आ रहा है और इस पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। इसमें कोई कहीं दरमियानी राह कोई निकालनी चाहिए थी हुकूमत को, इस परसेंटेज को थोड़ा सा कम करें ताकि लोगों में भी थोड़ी सी एक्सेप्टेंस बढ़े, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ सफ़र शुरू किया जाए, या एकदम ये 60-70% की कमी कर देना, ये तो कोई वाइज डिसीजन नहीं हुआ? देखिए, ग्रेजुअल होना चाहिए था, बड़ा एब्रप्ट है। आपने सीधा सीधा टोटल एनर्जी प्राइस से आप उसको सिर्फ फ्यूल प्राइस पे ले आए हैं। उससे अगेन प्रॉब्लम यही होगा कि आपके जो बड़े कंज्यूमर्स हैं वो बैटरी पे शिफ्ट हो जाएंगे और इसका मलबा जो है वो छोटे कंज्यूमर्स पे आएगा। इसी तरह से अब जो आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनकी पहुंच में आना शुरू हुआ था सोलर पैनल्स, वो उनके लिए ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इंसेंटिव नहीं रहेगा। तो आप एक जो है मुल्क में, इकोनॉमी में, जो पहले ही बड़ा अनइक्वल इकोनॉमी है आपकी जो इस इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए शायद हुकूमत उस तरह से नहीं कर पाई। हुकूमत को पॉलिसी इस तरह से लानी चाहिए कि वो इंक्लूसिविटी को बरकरार रखे। वो लोग जो सोलर पैनल अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी शायद अब कोई इंसेंटिवाइजेशन आनी चाहिए थी, लेकिन अब ये उल्टा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आप IMF के प्रोग्राम को देखें तो IMF का प्रोग्राम ये कहता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में जो सब्सिडीज हैं उनको ख़त्म करना है। तो फिर जो आपके 200 से कम यूनिट यूज़ करने वाले लोग हैं वो, उनके लिए बिजली और महंगी हो जाएगी। उसमें भी एक ऑप्शन ये था कि आप उनको सोलर पैनल्स दे देते। तो बजाय इसके कि हुकूमत इंक्लूसिविटी लेके आए इकोनॉमी में, बजाय इसके कि वो इंसेंटिवाइज करे सोलर पैनल्स को, इसको पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देखे, हुकूमत इसको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम देख रही है। और जो असल प्रॉब्लम है आपके पावर सेक्टर की, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की इनएफिशिएंसी है, जो कि आपका महंगे पावर प्लांट्स हैं उनको अर्ली रिटायर ना करना है, उस तरफ नहीं सोचा जा रहा। तो हुकूमत को बजाय इसके कि ज़्यादा फोकस नेट मीटरिंग पे रखे, डिसइंसेंटिवाइज करने पे रखे, हुकूमत को जो असल चैलेंजेस हैं ग्रिड के, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, ये शायद बड़ा एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो। और डॉक्टर साहब, अगर ये इस शॉर्ट टर्म सोल्यूशन के बाद भी इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए, जो टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के वो अचीव नहीं अगर वो कर सके, तो फिर व्हाट्स नेक्स्ट? फिर अगला ऑप्शन क्या होगा गवर्नमेंट के पास? क्योंकि अपने एक्सट्रीम स्टेप को तो वो पहले इस वक्त ले चुके हैं कि फिर ये 11 से बिल्कुल ही और नीचे कर दिया जाएगा इसकी कॉस्ट, या कोई और वे आउट फिर उनके पास मौजूद होगा? देखिए, अगर 11 से नीचे भी कर दें तब भी सोलराइजेशन कंटिन्यू रहेगी मुल्क में, क्योंकि ग्रिड की बिजली बहुत महंगी है। अगर मेरी ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी बिल ही सिर्फ कम हो रहा हो तब भी मेरे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल है कि मैं जो है वो सोलर पैनल लगा लूंगा। लेकिन उसका नुकसान गवर्नमेंट को होगा कि पहले तो नेट मीटरिंग के थ्रू ये लोग ग्रिड से किसी ना किसी एक वे में कनेक्टेड थे, लेकिन जब ये ऑफ ग्रिड हो जाएंगे तो फिर इसका ना तो डेटा अवेलेबल होगा हुकूमत के पास कि कितना ग्रिड से लग चुका है, सोलर लग चुका है, क्या इसको वॉल्यूम है, उससे फिर प्लानिंग के लिए मुश्किलात खड़ी होगी। तो हुकूमत को इन लोगों को पार्ट ऑफ द सिस्टम रखना चाहिए। बैटरी स्टोरेज पे इन्वेस्ट कर लें बेशक, इस इलेक्ट्रिसिटी को दिन में स्टोर कर लिया करें और रात में जो है वो यूज कर लिया करें ग्रिड के लिए। लेकिन इसकी डिसइंसेंटिवाइजेशन जो है वो किसी भी सूरत में लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होगी। हुकूमत को या तो अपने जो कैपेसिटी इंस्टॉल की हुई है उसको अर्ली रिटायर करना होगा इसके साथ साथ,
या फिर ग्रिड के डिमांड जनरेट करनी होगी। ग्रिड की डिमांड कभी भी सोलराइजेशन को डिसइंसेंटिवाइज करके जनरेट नहीं होगी। ग्रिड की डिमांड सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जनरेट होगी जब आप ग्रिड की प्राइसेस को कम करेंगे, और प्राइसेस कम करने का दो ही तरीके हैं। एक ये कि आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एफिशिएंट कर लें, बिलिंग पूरी हो, और दूसरी साइड पे आपके जो महंगे पावर प्लांट्स हैं जो कि यूटिलाइज भी नहीं हो रहे, उनको या तो अर्ली रिटायर कर दें या फिर उनका यूटिलाइजेशन रेट बढ़ा लें। तब जाके आपका जो ग्रिड है वो कंपेटिटिव ग्रिड होगा सोलर पैनल्स के लिए। और साहब जाहिर है जो बज़ाहिर इस वक्त जो सोलर कंज्यूमर्स हैं उनका जो एक एनएसआर है सोलर पर वो कम तो नहीं होगा इस फैसले से, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर हैं सोलर इंडस्ट्री के या जो फॉरेन इन्वेस्टर जो इस पाकिस्तान के सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके जहन में एक नेगेटिव डॉट, एक नेगेटिव थॉट ज़रूर आएगी इस फैसले से कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट इस वक्त इस इंडस्ट्री को उस तरह से नहीं सपोर्ट कर रही कि इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सके। जी बिल्कुल, कंसिस्टेंसी का फुकदान है। आप किसी एक पॉलिसी को कंसिस्टेंट नहीं रख सकते, शायद ट्रस्ट एरोड होता जाएगा, कॉन्फिडेंस एरोड होता जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट का। और दूसरी साइड पे हुकूमत जो प्लानिंग कर रही थी कि सोलर पैनल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा पाकिस्तान में, उसके लिए भी हालात जो है वो उतने साजगार नहीं रहेंगे। इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि डिमांड शायद कम हो जाएगी। लेकिन अगेन आपको देखना है कि क्या ये एक डिसीजन लेने से मुल्क में नेशनल ग्रिड की डिमांड बढ़ जाएगी? कभी नहीं बढ़ेगी। नेशनल ग्रिड की डिमांड तभी बढ़ेगी जब आप प्राइस रिफॉर्म्स लेके आएंगे, टैरिफ रिफॉर्म्स लेके आएंगे और टैरिफ को कम करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजली जो है वो ग्रिड की यूज़ करें। तब जाके आप जो है वो इस चीज़ को कम्पीट कर सकते हैं। वगरना आप बेशक इसको बायबैक रेट 0 भी कर दें, तब भी चूंकि ऑफसेट हो रहा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, तब भी लोग जो है वो सोलराइजेशन की तरफ ही जा रहे होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब, हेड ऑफ रिसर्च SDPI एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।